हेलो एवरीवन, मॉडर्न फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके आए हैं हम, जो कि डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हैं आज वो मून मिशन से हैं या स्पेस मिशन से हैं। बेसिकली आपको पता है कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग हासिल की और इसके साथ ही भारत पहला देश बन गया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला। बट इसके बाद ही कुछ लोगों के कमेंट्स आना स्टार्ट हुए। कुछ पॉजिटिव कमेंट्स थे, कुछ नेगेटिव कमेंट्स थे। जैसे कुछ नेगेटिव कमेंट्स मुझे मिले कि इंडिया ने 615 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इस प्रोजेक्ट पर, या रसिया ने जो लूना 25 भेजा था उस पर उसने 1600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, या अमेरिका ने अपोलो मिशन किया था उस पर 4000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो ये रुपया खर्च क्यों करते हैं? ये इसको बढ़िया गरीबों को बांट देते, या कुछ नया प्रोजेक्ट या कोई कंपनी बना देते जिसमें जॉब लग जाते, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता। तो बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों ये देश इतना पैसा खर्च करते हैं और नई नई इनोवेशंस को अपनी डेली लाइफ में लेके आते हैं। क्या इसका अपनी डेली लाइफ में भी कोई यूज़ है? यस, बहुत बड़ा यूज़ है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक डिजिटल फ्लाइट विद वायर। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है किसी भी एस्ट्रोनॉट के द्वारा जमीन से उस उपग्रह या ग्रह तक जाने के लिए। इसमें करते क्या थे कि जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो अपने प्लेन या सिस्टम को मैनुअली हैंडल करते थे। मैनुअली हैंडल कैसे करते थे कि कोई भी कमांड देनी होती तो हाथ से गियर लगाया, ये करा और सिस्टम काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उससे हुआ क्या कि वो अपनी पिन पॉइंट लोकेशन पर लैंड नहीं कर पाते थे या बेस्ट रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो इसको अपोलो मिशन या कोई भी मिशन हम ले लेते हैं तो उस टाइम पर जब ये किया जा रहा था तो वहाँ पर उन एस्ट्रोनॉट्स ने वहाँ के एनवायरनमेंट को देखा, समझा, और स्थिति को अच्छे से समझने के बाद उन सारी डिटेल्स को एक कंप्यूटर में इनपुट किया और इनपुट करने के बाद एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। उस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन से आज हम इतनी तकनीकी हासिल कर चुके हैं कि हम बिना किसी आदमी के भी लैंड, अपने किसी भी सैटेलाइट को लैंड करा देते हैं चंद्रमा की सतह पर। ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ कि जो डाटा उन एस्ट्रोनॉट्स ने देखा था चंद्रमा के एनवायरनमेंट में, उसकी ऑर्बिट्स में जब वो जा रहे थे, यानी कोई डाटा लिया गया और उसको सॉफ्टवेयर में डाला गया और एक प्रोग्राम जनरेट किया गया, जैसा कि उनने देखा था उसी आधार पर वो प्रोग्राम काम करता था। तो इसका बहुत बड़ा यूज़ होने लगा। जैसे कि आपको पता है कि आजकल कुछ कार आ रही हैं। जैसे आपको अगर मान लो 500, 600 या 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है हाईवे से, तो आप क्या करते हो कि क्रूज कंट्रोल नाम का सिस्टम आ गया है आजकल एसयूवी या बड़ी कारों में। जैसे सबसे पहली कार की बात कर लेते हैं तो क्रेटा हुंडई की है, उसमें क्रूज कंट्रोल आता है। टाटा नेक्सॉन उसमें आता है, किया सेल्टोस और महिंद्रा एक्सयूवी 700, इन सभी में क्रूज कंट्रोल सिस्टम आता है। आपको पता होगा इसमें करते क्या है कि सबसे पहले जो इनकी यात्रा थी उस जैसी स्थिति को पकड़ा गया या मापा गया और उनको एक सिस्टम में डाल दिया, और सिस्टम में डालने के बाद वो सिस्टम को पता लग गया कि इस कंडीशन पे हमें चलना है। तो इसी क्रूज कंट्रोल की सहायता से आपने देखा होगा कि अगर आपको बहुत लंबी दूरी ट्रेवल करनी है तो आप सिस्टम में मैनुअली उसको ना करके ऑटोमेटिक पर सेट कर देते हो और आराम से सोते हुए चले जाते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ये कब क्यों पॉसिबल हुआ? ये इसीलिए तो पॉसिबल हो पाया कि हमने वहाँ ये मून मिशन किया था या स्पेस मिशन किया था, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया और हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जो कि आज हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। जैसे एक दूसरा और सिस्टम होता है एंटी लॉक ब्रेक। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको पता होगा कि जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एक्सीडेंट होने वाला होता है या कुछ इंजन में खराबी आ जाती है, तो जो व्हील्स होते हैं कार के वो एकदम से जाम नहीं होते हैं। तो इस सिस्टम से होता क्या है कि उन व्हील्स को एकदम खराबी आ जाने पर जाम ना, अगर जाम हो जाएंगे तो एकदम आप मान लो कि आपकी बाइक या कार जो है
बाइक तो नहीं ले सकते क्योंकि अभी बाइक में क्रूज कंट्रोल या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है। कार में बेसिकली अभी ये मिल रहा है। तो आप एक चीज़ सोचिए, अगर आप 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर जा रहे हो और आपकी कार में कोई इशू हो गया, इंजन में खराबी आ गई और एकदम से टायर व्हील्स जाम हो जाएंगे तो आप एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आया, जिसकी सहायता से वो एकदम पहियों को जाम नहीं करता और वो एक डायरेक्शन देता है, उसकी स्थिति को मिनिमाइज करता है और एक ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन में लेके जाता है जहां पर एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाए। तो बेसिकली ये हमें मिला कहाँ से? ये हमें, अगर हम वो मून मिशन नहीं करते, चंद्र मिशन नहीं करते, तो क्या ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता? ऑटोमेटिक का नहीं आता ना। तो इसका बहुत बड़ा यूज हमें यहाँ पर देखने को मिला। अगला कॉन्सेप्ट है फूड सेफ्टी। बेसिकली आपको पता होगा कि हम जो भी खाना यूज करते हैं उसमें कई सारे बैक्टीरिया होते हैं। कुछ पॉजिटिव होते हैं यानी वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे भी होते हैं, और कुछ नेगेटिव होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेकार भी होते हैं। तो बेसिकली था क्या कि जब एस्ट्रोनॉट्स किसी प्लेनेट पर जा रहे थे या जाते थे तो उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती थी। अब भोजन की आवश्यकता उन्हें पड़नी है और भोजन वो उनको लेके जाना चाहते हैं, तो बेसिकली वो तुरंत तो बना नहीं सकते कि भाई चलो कुकर ले आओ, सब्जी काटी और छोकी और बना ली सब्जी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो फूड को पैक करके लेके जाते थे, और पैक करके अगर लेके जाते थे तो उसमें बैक्टीरियाज होते थे, तो उनकी हेल्थ खराब ना हो वहाँ पर, उसके लिए रिसर्च की गई कि हम कैसे जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनको अलग कर सकें इस फूड से। इसके लिए एक इंस्टीट्यूट भी बनाया गया जिसका नाम था HSACP। इसके निर्माण से हुआ क्या कि इस इंस्टीट्यूट ने खाद्य जो हम खाते हैं उन सभी में निगेटिव बैक्टीरिया को खत्म करने की प्रोसेस स्टार्ट की। जैसे कि आजकल आप देखते हो कि कई सारी प्रोसेसिंग से फूड गुजर के आता है। FSSAI जैसे कई सारी संस्थाएं हैं जो कि इस चीज़ को देखती हैं कि फूड में कहीं किसी चीज़ की अधिकता तो नहीं है, बॉडी के लिए नुकसान तो नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमें मिला कहाँ? अगर हम वो मिशन नहीं करते तो क्या हमें पता लगता कि हमारे फूड में बैक्टीरिया हैं जो कि हमें हार्म कर सकते हैं? दिमाग कहाँ से आया? उस मिशन से आया ना। तो यहाँ भी बहुत बड़ा, जैसे कि आजकल बात कर लें आप कि जूस की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जूस आजकल पैक्ड आते हैं। अब उनमें क्या होता है कि जब एक जूस काफ़ी टाइम तक रखा रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया जनरेट हो जाएंगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि उसमें बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया या नेगेटिव बैक्टीरिया जनरेट ना हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ उसमें सॉल्यूशन मिलाया जाए। तो इसका कॉन्सेप्ट निकला कहाँ से? उस मिशन से ना। अगर वो मिशन नहीं किया होता तो क्या हमारे दिमाग में आता कि हमें फूड सेफ्टी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है? अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यस, अगला कॉन्सेप्ट है कि आपने देखा होगा कि जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में या किसी प्लेनेट पर जाता है तो वो एक भारी भरकम सा सूट पहन के जाता है। देखा है ना, भारी भरकम सा सफ़ेद सा ऐसे टोपा सा लगा के और भारी भरकम सूट पहन के जाता है। तो बेसिकली क्यों पहन के जाता है? ऐसे शर्ट्स में, लोअर टी शर्ट में क्यों नहीं जा सकता वो? बेसिकली वो लोअर टी शर्ट में इसीलिए नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। वहाँ एनवायरनमेंट इतना घातक है अभी जो कि हमारी बॉडी को प्रभावित कर सकता है। तो वैज्ञानिक को क्या हुआ, एक ऐसे सूट की या एक ऐसी मटेरियल की आवश्यकता पड़ी जिससे बचा जा सके इन सब बैक्टीरिया से या इन सब प्रॉब्लम से या इन सब रेडिएशन से। क्योंकि आपको पता है सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस मिलते हैं, इन सब रेडिएशन से बचा जा सके, इसके लिए एक ऐसे सूट की निर्माण किया गया है। एक ऐसे मटेरियल पदार्थ या एक वस्त्र का निर्माण किया गया जिसकी सहायता से हम इन रेज से या बैड इफेक्ट से बच सकें। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया बुलेट प्रूफ जैकेट्स में, इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया अग्निशामक यंत्रों में। जैसे आपको पता होगा कि जो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वाले जाते हैं तो वो एक सूट सा पहन के जाते हैं जिससे कि उन आग नहीं लगती है। ये कहाँ से मिला? ये वहाँ से मिला, रेडिएशन से बचाया उसने। ये खोज हमें कहाँ से मिली? जब तक हम स्पेस मिशन नहीं करते हमें नहीं पता लगता इन सब चीज़ों की कि हम उन बैड रेडिएशन से या बैड एनर्जीज से कैसे बच सकते हैं। तो वो स्पेस मिशन बहुत कारगर है। अगले टॉपिक की बात करते हैं तो आपको पता होगा जब हम किसी भी सैटेलाइट्स को किसी प्लेनेट पर उतारते हैं तो उसमें बैटरीज का यूज़ किया जाता है। जैसे
आजकल जो बैटरीज यूज़ की जा रही हैं उसे सिल्वर जिंक बैटरी कहते हैं। बेसिकली इसका यूज़ क्यों किया गया और उस यूज़ की सहायता से हमने अपने डेली लाइफ के लिए क्या बैटरीज के कॉन्सेप्ट को जनरेट किया और क्या क्या बैटरी जनरेट करी। बेसिकली था क्या कि ये जो सिल्वर जिंक बैटरी है इसका यूज़ स्पेस मिशन के लिए किया जाता था, लेकिन स्टार्टिंग में ना इसको चार्ज नहीं कर सकते थे। तो चार्ज नहीं कर सकते थे तो हम एक बार उसको यूज़ किया और फिर वो हमारे लिए बेकार हो गया, यूज एंड थ्रो का काम करने लगा, मतलब बेकार, यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर एक नई टेक्नोलॉजी खोजी गई कि कैसे हम बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। उसी के कॉन्सेप्ट में एक लिथियम आयन बैटरी का रिसर्च हुआ। उस लिथियम आयन बैटरी जो कि आज आप कारों में देख रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत सारी यूज़ हो रही है, इस लिथियम आयन बैटरी का खोज हुआ। लेकिन ये बैटरीज वहाँ नहीं ले जाई गई, बिकॉज उसका रीज़न है क्योंकि ये बैटरीज भारी होती हैं और ये बैटरीज में ओवर हीटिंग की समस्या है। लेकिन कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला? वहीं से ना। अगर वहाँ से हम भेजते ही नहीं ऐसा कोई प्रोग्राम तो क्या हमें कॉन्सेप्ट मिल पाता कि हम एक बैटरी, ऐसी बैटरी का निर्माण करें जिसको हम कई बार चार्ज कर चुके हैं, कई बार उसको यूज़ कर सकें। तो बेसिकली हुआ क्या बाद में कि सिल्वर जिंक बैटरी को और मॉडिफाई किया गया और आज की स्थिति में ऐसा बना लिया गया है इस बैटरी को कि आप इसे 85,000 बार चार्ज कर सकते हो। ये रिसर्च कहाँ से मिली? उस प्रोजेक्ट से। जैसे इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम डेली लाइफ में कहाँ करते हैं? आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो कान में जिनको सुनाई नहीं देता है वो एक छोटी सी मशीनरी लगा लेते हैं कान में, उसमें बिग बैटरी लगी होती है, बहुत छोटी, बहुत लाइट वेट होती है ये बैटरी। इसका यूज़ उसमें किया गया। दूसरा, आपने सुना होगा आजकल आप जो बड्स यूज़ करते हैं ना, बड्स, उस बड्स में भी जो वायरलेस होती हैं, किसी तार की आवश्यकता नहीं होती, उसमें भी हम सिल्वर जिंक बैटरी का यूज़ करने लगे। तो ये हम मेनली, मेरा ये सब बताने का मकसद ये है कि हम क्यों यूज़ किए, ये कहाँ से निकल के आया, ये उस खोज से निकल के आया, वहाँ हमें प्रॉब्लम्स हुई और उसके कारण हमने ये रिसर्च करी और हमें ये फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो हम नया अगला कॉन्सेप्ट है हमारा जल पुनर्चक्रण। ठीक है, रिसाइकल ऑफ वाटर। तो आपको पता है कि जब कोई भी स्पेस मिशन किया जाता है तो वहाँ पर एक फिक्स अमाउंट में पानी ले जाया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया एक टैंकर भर के पहुँचा दिया, फिर से पानी पहुँच गया, भाई ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, टैंकर भेज दे रहे हैं अभी यहाँ से। अब आपको पता है एक टैंकर भेजने में कितना करोड़ों रुपए खर्च होंगे। तो एक टेक्नोलॉजी जनरेट की गई जिसको वाटर रिसाइकलिंग कहा गया। इसी की सहायता से आज आपको पता है कि समुद्र से जो पानी है वो हम रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है दुबई या जितने अरब के कंट्रीज़ हैं जिनके यहाँ पानी की शॉर्टेज है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े रिसाइकिल प्लांट लगाए हुए हैं जिनकी सहायता से वो उस पानी को रिसाइकिल करके यूज़ कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि हम उस पानी को जब स्पेस शटल में ले जा रहे थे तो हमारे लिए वो लिमिटेड वाटर था, हमने उसको यूज़ कर लिया, तो हमने रिसाइकिल क्या करा, कैसे करा रिसाइकिल? बेसिकली वहाँ पर क्या करते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जो टॉयलेट करते हैं, टॉयलेट वाले पानी को भी स्टोर करते हैं और उसको पुनः रिसाइकिल करके पीने के लिए या अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने वहाँ किया। अगर ये नहीं किया होता तो हमको पता लगता क्या रिसाइकिल का प्रोसेस? नहीं ना। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो आजकल एक बहुत बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है, जो कि जिसको हम इंटरनेट क्रांति भी कहेंगे, जिसको बोलते हैं हम स्टारलिंक सैटेलाइट। बेसिकली स्टारलिंक सैटेलाइट्स है क्या? आपको पता है कि अमेरिका के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एलॉन मस्क। उन एलॉन मस्क ने एक स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसके थ्रू वो सारे वर्ल्ड में इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे, वायरलेस इंटरनेट। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? उस सैटेलाइट कॉन्सेप्ट से ही तो स्टारलिंक सैटेलाइट कॉन्सेप्ट आया। वो कर क्या रहे हैं? बेसिकली उनका काम क्या है कि वो अपने जितने भी सैटेलाइट्स होंगे उनको स्पेस में लॉन्च कर देंगे और वहाँ से एक रिसीवर लगा लेंगे जिससे डायरेक्ट सिग्नल आपके घर पे आएगा और हाई स्पीड इंटरनेट चलेगा। अगर ये सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या इस इंटरनेट की क्रांति में जो एलॉन मस्क ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्या वो दे पाते? बिल्कुल नहीं दे पाते। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, जितने भी चाहे मैं बात कर लूँ, चाहे इंडिया करे या कोई और देश करे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। इनके लिए जो हम रिसर्च करते हैं फिर उसको कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में ही यूज़ करते हैं, जिससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। जैसे कि अभी बात करूँ
कुछ एक इकोनॉमिकल कंडीशंस पर और बात कर लेता हूं आपसे। जैसे आपको पता है कि अगर इस भारत ने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, उसके बाद भारत जो है स्पेस में एक बहुत बड़ा योगदान हासिल कर लिया कि सक्सेसफुली लैंडिंग कर लिया, तो इससे हो गया क्या कि भारत की जो स्पेस इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी। बहुत सारे छोटे देश हैं, वो बहुत सारे छोटे देश भारत के पास आएंगे, या बड़े देश भी हो सकता है जिनको प्रॉब्लम हो जाए तो वो भारत के पास आए और भारत से कहेंगे प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो। तो ऐसे ही तो हेल्प करी नहीं जाएगी किसी की, पैसा लिया जाएगा। तो स्पेस इकोनॉमी हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि हम स्पेस के क्षेत्र में अमेरिका को भी बीट कर जाएंगे। अब स्पेस इकोनॉमी बढ़ेगी तो आपको ऐसा तो पता नहीं कि स्पेस का जो भी काम हो वो कोई भी आदमी कर सकता है। उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए प्लान तैयार किए जाते हैं, उसके लिए इंजीनियर्स काम में यूज़ किए जाते हैं, यानी इंजीनियर्स की यूज़ बढ़ेगा, यानी बहुत सारे इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ जाएगी इस कार्य के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इस मिशन या कोई भी मिशन जो है मून के लिए या सन के लिए यूज़ किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है और इससे इनोवेशन के फील्ड में बहुत हाइक हम गेन कर पाएंगे और बहुत सारी रिसर्च ऐसी आएंगी जो कि हमारे जीवन को बहुत आसान कर देंगी। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कारगर है। बेसिकली थोड़ी सी बात चंद्रयान 3 की भी कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो क्या करने वाला है, वो सबसे पहला काम उसका होगा कि चंद्रमा की सतह पर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी जुटाएगा। सबसे पहले ये देखेगा क्या वो टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ये इसकी जानकारी निकालेगा। और अगर ये पॉसिबल हो गया तो वहाँ पर कोई भी खनिज पदार्थ या कोई भी उर्वरक उत्पाद करने के लिए बहुत बड़ी सहायता मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये जानकारी लेगा कि चंद्रमा का जो पोल है यानी ध्रुव वाला जो एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है। बेसिकली एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो टेम्परेचर का मेज़रमेंट है ये बहुत बड़ा मेज़रमेंट है। इसकी सहायता से हम ये माप सकते हैं कि आने वाले समय में किसी ध्रुव पर क्या टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको कैसे कम किया जा सकता है। ये हमारे फ्यूचर के लिए किया जा रहा है। अभी हम पता लगा रहे हैं, इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, तो इसका बहुत बड़ा यूज़ है। दूसरी बात अगर हम करें तो वहाँ पर वो कई सारे तत्व जैसे एल्यूमिनियम, जैसे मैग्नीशियम, सिलिकॉन और बहुत सारे तत्वों की खोज करेगा और हमें ये पता लगाएगा, बताएगा कि ये तत्व वहाँ पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, क्योंकि ये तत्व अगर पाए जाएंगे तो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और अगर सब कुछ सफल रहा, वहाँ पर पानी की भी खोज रही, तो आने वाले समय में मून कॉलोनी का भी निर्माण हो सकता है, यानी चंद्रमा पर एक कॉलोनी बनाई जा सकती है जिसमें लोग रहेंगे। बेसिकली ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मिशन है हमारे लिए, नहीं विदेश अमेरिका के लिए या चाइना के लिए या रशिया के लिए, किसी के लिए भी बात किया जाए तो बहुत बड़ा मिशन है। ये स्पेस इकोनॉमी को बिल्ड कर देगा और वो अगर हमारी स्पेस इकोनॉमी बिल्ड होगी तो एक तरीके से हमारा रोज़गार भी जनरेट होगा, हमारे अप्लायंसेस भी बढ़ेंगे, तो बहुत सारा योगदान हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि जो भी ये मिशन करे जा रहे हैं या बेफालतू के हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है रिसर्च के क्षेत्र में। आज हम इन मिशन के लिए जो रिसर्च करते हैं, कहीं ना कहीं हम उन सारी रिसर्च को आने वाले समय में अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ आपको कि यहाँ पर जो मिशन किए जाते हैं, चाहे मून की बात कहें चाहे सूरज की बात कहें, तो वहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है जिससे भूकंपों का मेज़रमेंट किया जा सकता है। ये कैसे कर सकते हैं, तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि शॉक अब्जॉर्बर बनाए जाते हैं जो कि मतलब किसी भी शॉक को या किसी भी धक्के को रोक सकें। आपको पता है कि जापान जैसे देश में बहुत सारे भूकंप आते हैं, उनसे बचने के लिए वहाँ पर शॉक अब्जॉर्बर लगाए गए जिनसे कि कोई भी दुर्घटना हो। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, उस मिशन से आया। तो बेसिकली आपको पता है कि एक नई टेक्नोलॉजी और जनरेट होने वाली है जो कि कोलाइडी विलियन से होगी। ये भी कॉन्सेप्ट स्पेस से ही आया है। कोलाइडी विलियन में क्या होगा कि जब कोई भी चीज़ किसी भी ऐसे मटेरियल पर बहुत तेज़ी से स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने पर होता है क्या है कि उसके मॉलिक्यूल्स दूर हट जाते हैं और पुनः उतनी ही तेज़ी से वापस आने का प्रयास करते हैं, तो एक बहुत बड़े धक्के को झेल सकते हैं। अब
अब आप सोचेंगे कि इसका यूज़ फ्यूचर में कहाँ कर सकते हैं। इसका यूज़ फ्यूचर में होगा कि जब स्पेस से बहुत बड़ी बड़ी उल्का पिंड या एस्ट्रॉइड आके गिरा करेंगे पृथ्वी पर, तो उनसे बचने के लिए हम ऐसा नेट या ऐसा वस्तु सिस्टम बना सकते हैं, जाल बना सकते हैं, जो कि उस पर एकदम से आके टकराएंगे और वो सारे प्रेशर को वो ऑब्जर्व कर लेगा और हम पृथ्वी पर सेफ बच पाएंगे। तो चंद्रयान 3 या कोई भी मिशन हो, मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि उसका बहुत बड़ा योगदान हमारे फ्यूचर के लिए होगा। तो इसको वेस्ट ऑफ मनी ना समझें, ये हमारे लिए बहुत नए नए अवसर खोज कर लेकर आता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ ऐसे ही जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मॉडर्न फिजिक्स।